की धारा 125 है, उसके तहत वो मेंटेनेंस अलाउंस की मांग कर सकती है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ है कि महिला को महिला की नजर से देखा गया है। जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये महिलाओं को एक समान रूप से सम्मान और अधिकार देने का निर्णय है। जी हाँ, मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ उनके धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण रवायतों से के अधीन नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। गुजारा भत्ता को लेकर एक बार फिर जंग छिड़ती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तलाक के बाद गुजारा भत्ता मौलानाओं को आखिर क्यों चुभा, आज इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ते का हक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आदेश सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी भरण पोषण का अधिकार है और वो कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर कर सकती हैं। लेकिन मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ पर मौलानाओं ने ही सवाल उठा दिए। मौलानाओं ने फैसले को मर्दों के साथ नाइंसाफी करार दे दिया है। जी हां, मौलानाओं का तर्क है कि इस्लाम में शरिया है जिसके तहत तलाक के बाद मेहर दिया जाता है, 3 महीने का खर्च देने की परंपरा है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने शाहबानो केस की याद दिलाकर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। और भी सवाल हैं और भी इससे जुड़े पहलू हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। जी हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ वर्सेस सीआरपीसी, शरीयत वर्सेस सीआरपीसी का यह पूरा मामला बनता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज जमीयत उलमा हिंद की भी बैठक है। मौलाना अरशद मदनी ने बुलाई है जमीयत उलमा हिंद की लीगल टीम की बैठक। मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन होगा। मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ते की हकदार हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। यानी महिला तलाक की स्थिति में अगर सक्षम नहीं है तो वो गुजारा भत्ता मिलने की हकदार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसी को लेकर अब दलीलें शरीयत की दी जा रही हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ की भी दी जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलानाओं ने सवाल उठा दिए हैं। उनका क्या तर्क है, सबसे पहले आइए वो सुनते हैं। मताउम बिल मारूफ, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से एक सुटेबल गिफ्ट दे करके उसको मारूफ तरीके से रुखसत करना है, तो ये ऑलरेडी पहले से है। अलबत्ता ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी ना कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज्यादा एक ज्यादती होगी। ये फैसला ऐतिहासिक है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए एक राहत की एक गहरी सांस है। आप सोचिए, ये फैसले के तहत अब कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता के लिए बाकायदा जो सीआरपीसी की धारा 125 है, उसके तहत वो मेंटेनेंस अलाउंस की मांग कर सकती है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य होगी। यानी कि जो हक हर एक महिला को देश के संविधान ने दिए हैं, वही सारे हक, वही सारे प्रावधान का इस्तेमाल वो तलाकशुदा महिला भी कर सकती है। देखिए, मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते के इस फैसले पर राय अलग अलग और बटी हुई नजर आ रही है। गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, आइए सबसे पहले आपको इसकी डिटेल दे देते हैं, समझाते हैं कि आखिर ये फैसला
क्या कहता है और आने वाले वक्त में इसके कितने दूरगामी परिणाम होंगे। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता की हकदार हैं, ये साफ कर दिया गया है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत महिलाओं को यह हक मिला है। सीआरपीसी की धारा 125, इसका उल्लेख आगे भी हम करेंगे। गुजारा भत्ते पर हर धर्म की विवाहित महिलाओं का हक है, यानी सीआरपीसी की धारा 125 बेहद सेकुलर है। समीर, कहीं ना कहीं समानता के मूल अधिकार को एक तरीके से मजबूत करने की कोशिश कोर्ट की तरफ से। और देखिए, मुस्लिम तलाक संबंधी कानून 1986 से अलग फैसला, यह भी कोर्ट ने मेंशन किया है। एक बार जल्दी से समझते हैं कि यह पूरा मामला है क्या, कैसे ये कोर्ट के सामने आया। तो तेलंगाना के अब्दुल समद और उसकी तलाकशुदा पत्नी से जुड़ा यह केस था। इसमें क्या दलील दी गई? मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने का हक नहीं है, यह दलील दी गई थी कि वो अपील तक नहीं कर सकते। जी हां, कोर्ट ने समद को 20,000 रुपए गुजारा भत्ता देने को कहा था, जिसके खिलाफ यह पूरा मामला अदालत में चल रहा था। दलील, मुस्लिम महिला को अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। 1986 का अधिनियम क्या कहता है? 3 महीने इद्दत का पीरियड, उसका जिक्र करता है। मामला क्या है? अब्दुल समद ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो अब यह पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला निश्चित तौर पर दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं मौलानाओं को चुभता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने क्या कहा है। अब वक्त आ गया है कि भारतीय पुरुष पत्नी के त्याग को पहचाने, बैंक में उनके संयुक्त खाते खोलें, एटीएम तक उनकी पहुंच बढ़ाएं। कुछ पति इस बात से अनजान हैं कि पत्नी, जो कि एक गृहिणी है, वो भावनात्मक रूप से और अन्य तरीकों से उन पर ही निर्भर है। पति के लिए जरूरी है कि वो पत्नी को नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए। यह भी कहा गया है जस्टिस बीवी नागरत्ना की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना पीर अली कादरी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन कादरिया के। और साहिल खान साहब, जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल पीयूष, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सीआरपीसी की धारा 125 का जिक्र 1985 के शाहबानो केस के वक्त भी हुआ था और आज भी इसी धारा का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। किस तरह से इसे देखा जा रहा है और जो इस फैसले के बाद आने वाले वक्त में बदलाव की हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप में कितना बड़ा है, कितने दूरगामी नतीजे इसके आने वाले वक्त में हो सकते हैं? बिल्कुल समीर, देखिए 1985 में जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो वाला फैसला दिया था, तो उसके बाद राजीव गांधी की जो सरकार थी उसने 1986 में नया एक्ट ला करके उस फैसले को पलट दिया था। यानी कि सीआरपीसी की 125 में जो मेंटेनेंस का जो क्लॉज है वो पूरी तरह से हर धर्म की महिला के लिए है और माइनर चाइल्ड के लिए है, माता पिता के लिए भी है। और ऐसी स्थिति में जब वो मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होता था, तब शाहबानो मामले में 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे करके मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिया था, जो 1986 में सरकार द्वारा पलट दिया गया। उसके बाद ट्रिपल तलाक मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सिफारिशें की और कल जस्टिस बीवी नागरत्ना की डबल बेंच ने इस मामले में स्पष्ट फैसला दे दिया और शाहबानो की तर्ज पर ही ये दूसरा फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में जो बदलाव किया गया था सरकार की ओर से, उस बदलाव को भी खारिज कर दिया है, खत्म कर दिया है। और अब इस मामले में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, हक है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ी टिप्पणियां की हैं जो सीआरपीसी से संबंधित हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि जो प्रावधान है सीआरपीसी का 125,
वो पूरी तरह से लिबरल है, हर धर्म पर लागू होता है। और यही नहीं कि वो सिर्फ शादीशुदा महिलाओं पर लागू होता है, बल्कि अन्य मामलों में भी लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को अलग कैसे रखा जा सकता है? बिल्कुल, यानी कि जो समानता का एक मूल अधिकार है उसको एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस सीआरपीसी के इस धारा के तहत कोर्ट ने एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की है, उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। रंगरेज साहब, मुस्लिम महिला जो तलाकशुदा है उसको गुजारा भत्ता मिलेगा, ये उसका अधिकार है, ये देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है और शाहबानों से लेकर अब तक ये अदालतों ने बार बार इसको दोहराया भी है। कैसे देखते हैं आप कोर्ट के इस निर्णय को? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि गुजारा भत्ता तो जो भत्ता है, जो उनको पैसे मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, मगर जब किसी औरत के साथ में किसी एक मर्द की जब शादी हो जाती है और शादी ख़त्म हो जाती है तो तब तक उसको जो जितने खर्चे होते हैं उसके, और जो बच्चा भी होता है तो उसके खर्चे और जो उसकी मेहर की जो रकम होती है उसकी अदायगी की जाती है। मगर जब वो औरत और वो मर्द अलग अलग किसी और व्यक्ति से जब शादी कर लेते हैं उसके बाद तो कोई मेंटेनेंस नहीं बनता, ये हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है। और ये तो जज साहब जो हैं उनकी दोनों की राय बिल्कुल अलग अलग है। न्यायमूर्ति नगराना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 125 के सभी महिलाओं पर लागू होगा, ना कि सिर्फ शादीशुदा महिलाओं पर। और दूसरे जो जज साहब हैं मसीहा साहब, उन्होंने कहा, पीठ ने कहा कि पान भोषण दान नहीं बल्कि शादीशुदा महिलाओं का अधिकार है और ये सब विवादित महिलाओं का लागू पर होता है, चाहे वह किसी भी धर्म की हो। तो ये दिखाता है कि थोड़ी जानकारी कीजिए। बात उसकी हो रही है जब किसी महिला को अगर तलाक दे दिया जाता है और जब तक उसकी किसी दूसरे से शादी नहीं होती है, ये उस पीरियड की बात हो रही है। लेकिन जो मुस्लिम महिला अधिनियम है वो कहता है सिर्फ 3 महीने तक ही भरण पोषण की अधिकारी है मुस्लिम महिला। उसके बाद चाहे उसकी शादी किसी से हो या ना हो, वो अपने भरण पोषण के लिए सक्षम हो या ना हो, भरण पोषण अलाउंस जो दिया जाता है वो नहीं देगा पति। सारी लड़ाई इसकी है। आप कह रहे हैं किसी से शादी हो जाए उसकी, फिर वो क्यों देगा? ये क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल समीर भाई, यही मैं, आप समझिए ना मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो भी तो जो है संविधान और देश के कानून के तहत ही तो हमें वो अधिकार मिला हुआ, और ऐसे ही हिंदू लॉ भी है। तो सबके अपने 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 अधिकार हैं और ये इसलिए ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है कि वो तय करता है किस तरीके से चलेंगे हम। और ये बार बार जो पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ नहीं तय करता करने का मामला हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपको। नहीं, मैं मुस्लिम लॉ के हिसाब से तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब उनके जो मेहर की जो रकम होती है वो मिल जाती है, उनको जो है खर्चा भी मिल जाता है और बैठ के आपस में बात सुलह हो जाती है, तो कोई उसमें तो किसी चीज़ की कोई बाद में बात नहीं रह जाती। मगर ये ऐसे मुद्दे इस तरीके से इस समय पर, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन देखिए आप इस कार्यक्रम में आप जुड़े रहिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये मामला क्या है। देखिए, ये मामला जो लोग थे जिनका ये मामला था वो खुद ही कोर्ट तक लेके आए थे, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला साउथ से चल के आया था और कोर्ट ने फिर उस पर अपना ऑब्जर्वेशन और फैसला दिया है। इसमें कहीं कोई अपने मन से कहने या अपने मन से करने वाली बात है ही नहीं। मोहम्मद फैज खान हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इस वक्त जुड़े हुए हैं। फैज साहब, कई लोगों को इस फैसले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कई लोगों को आपत्ति भी हमें दिख रही कि उनको लग रहा है कि कहीं उनके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसका हनन तो नहीं हो रहा है, जबकि जो मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये आज नहीं, बार बार कोर्ट की तरफ से दोहराया गया। और समानता का अधिकार, कोई हिंदू महिला और कोई मुस्लिम महिला कानून के सामने अलग अलग कैसे हो सकती है? फैज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, कई लोगों को आपत्ति भी है और कई लोगों को कंफ्यूजन भी है, उनको समझ ही नहीं आ रही है हुआ क्या है। भैया, ये हुआ ये है कि हिंदू महिलाओं की तरह मुस्लिम महिलाओं को भी या दिगर महिलाओं की तरह मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार होगा, जो कि पहले नहीं था। हुआ ये था कि तलाक के बाद एक महिला कहती है कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए,
लेकिन उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि इसे गुजारा भत्ता पाने का अधिकार। राजीव गांधी की पूरी गवर्नमेंट फैसले को पलट देती है। आरिफ मोहम्मद खान साहब इस्तीफा दे देते हैं प्रगतिशील मुसलमान की नहीं, बाकी महिलाओं की तरह शाहबानों को, बाकी धर्म की महिलाओं की तरह मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। आज वो समानता का अधिकार महिलाओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। निश्चित रूप से डिसीजन है, ऐतिहासिक फैसला है और इसका सभी को चाहिए, इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। पर्सनल लॉ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत इस्लामिक देश। बार बार जी हम मुस्लिम हैं तो हमको अलग से पर्सनल लॉ है, तो हमको अलग से पर्सनल लॉ चाहिए। क्रिश्चियन है तो देखिए, आपके शादी के तरीकों में किसी का निकाह होगा, किसी का पानी भाई मेरी बात सुनिए, तो हिंदू लोग क्यों हैं? अरे हिंदू लोग क्यों हैं? क्रिश्चियन लोग क्यों हैं? की बात बताइए। तो बीच में नहीं अंग्रेज 5,000 महर तय कर दिया, वो महर चुका का काम हो गया, क्योंकि शादी के समय कम से कम महर तय होता है। 1100 भी महर तय होता है। सही कह रहे हैं आप। अब पूरा गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। हाँ ठीक है। राधिका खेड़ा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर बार बार मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 का जिक्र किया जा रहा है, मौलानाओं की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भाई उसमें तो इद्दत की पीरियड को डिफाइन किया गया, यानी जब तलाक दिया गया उससे 3 महीने का पीरियड, 90 दिन का पीरियड, तब तक ही भरण पोषण का अधिकार है महिला के पास। ज्यादा से ज्यादा भरण पोषण वही मेहर की रकम का जो तय हो गई मैरिज के वक्त वही देने का अधिकार है। तो वो अधिनियम भी अभी लागू है, सीआरपीसी की धारा 125 भी जाहिर है अमल में आती ही है, तो इसको क्यों नहीं बदला जा रहा है? मतलब 1986 में राजीव गांधी की सरकार जो कानून लेकर आई उसको बदलने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है ताकि सबको बराबर का अधिकार मिले सीआरपीसी की धारा 125 के तहत? नमस्कार समीर जी। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के लिए धारा 125 सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता का अधिकार देने का जो ऐतिहासिक निर्णय दिया है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही वेलकम निर्णय है। जो संविधान का अनुच्छेद 14 है उसके तहत क्या होता है, उसके तहत पुरुषों और महिलाओं को चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक क्षेत्र हो, उन सब में समान अधिकार मिलता है। और वहीं अनुच्छेद 15 क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, महिला हो या पुरुष हो, उसके साथ किसी भी आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस हमने देखा था कि किस तरीके से जब शाहबानो वाला केस हुआ था तो कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो फैसले को बदल दिया था। आज कल जो निर्णय आया है वो निर्णय सिर्फ महिलाओं के सम्मान को भी नहीं बढ़ाता, वो कांग्रेस की कुनीति के खिलाफत करते हुए एक सख्त थप्पड़ कांग्रेस पार्टी को मिला है, जो मुस्लिम महिलाओं को अभी भी पीछे रखना चाहते थे और उनको संविधान में दिया हुआ हक नहीं देना चाहते थे। आज राहुल गांधी संविधान को लहराते फिरते हैं और बोलते हैं मैं संविधान का रक्षक हूं। अरे आपने तो संविधान की धज्जियां बार बार उड़ाई, इधर भी आपने संविधान की धज्जियां लगातार उड़ा रहे हैं। जब आप ये सपोर्ट कर रहे थे, आपकी पार्टी और राजीव गांधी जी ये सपोर्ट कर रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं को सम्मान हक जो बाकी महिलाओं को मिलता है हरदम की वो ना मिले, तो सबको लगातार जिस तरीके से संविधान की वो धज्जियां उड़ाते आ रहे हैं, आज एक और उनकी चीज सामने है। और एक बात जो बहुत जरूरी है, मैं यहाँ पे सुन रही थी जो लगातार हो रहा है कि हम महिलाओं को गिफ्ट दे देते हैं, ये उतनी बातें जो सुनने को मिल रही है ये बहुत ही अफसोसजनक है। देखिए, जब तलाक होता है तो महिलाओं को आर्थिक तंगी तो होती है, समाज के हम जिस देश में रहते हैं अभी भी वहां पे जब आपका तलाक हो जाता है तो बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। हम अभी इतने फॉरवर्ड नहीं हुए हैं, कुछ शहरों में बेहतर है स्थिति, लेकिन अलग छोटे कस्बों पे जाएंगे वहां पे ऐसी स्थिति नहीं है, ना उनको नौकरियां मिल पाती हैं। अगर आप छोटे गांव में जाएंगे उनको आर्थिक समस्या आती है, उनको बच्चों को भी पालना होता है। हमने ये भी देखा है कैसे पुरुष अपने बच्चों को भी छोड़ देते हैं। तो क्यों नहीं उन बच्चों को उनका हक मिले, उन महिलाओं को गुजारा भत्ता मिले जिससे वो बच्चों को आगे बढ़ा सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, अपने आप में इससे सुरक्षा प्रदान होगी, उनको ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो धारा 125 है उसमें भी यही बात दोहराई गई है कि जो डिपेंडेंट है उसमें बच्चों का भी जिक्र है। साहिल खान साहब, जो शाहबानों का मामला था और अब जो ये फैसला है, क्या इसमें कोई फर्क है, कोई डिफरेंस है, या फिर ये केस बिल्कुल सिमिलर है और वही बात सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कही है, वही फैसला उसी तरीके का जजमेंट फिर से कहा है? कोई डिफरेंस है या फिर सिमिलरिटी है, कैसे देखेंगे आप इसे? जी नमस्कार। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा नाम साहिल खान नहीं है, मेरा नाम साहिल गुप्ता है।
माफी चाहेंगे, हम माफी चाहेंगे। और जहां तक बात है कि जी 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 साहिल गुप्ता जी, तो और जहां तक बात है शाहबानो केस की और जो केस अभी हमारे हाथ में है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस केस में जो इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि क्या एक पिटीशन जो कि 125 सीआरपीसी में फाइल की गई है, क्या वो मेंटेनेबल है, या फिर एक मुस्लिम महिला को, एक डिवोर्स मुस्लिम महिला को सेक्शन 3 में, जो कि उनका पर्सनल लॉ कहता है, 1986 का जो एक्ट कहता है, क्या केवल वो उसी में जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये एकदम साफ कर दिया है कि वो जो उनका राइट है मेंटेनेंस का जी, वो राइट केवल रेस्ट्रिक्टेड नहीं है सेक्शन 3 तक, वो 125 सीआरपीसी में भी एक्सटेंड होता है। और अगर हम जजमेंट को पढ़ेंगे तो जजमेंट में हम देखेंगे कि माननीय जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हुए ये बताया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(3) जो कि एक फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 39 जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, उसके लाइट में हमको इसको इंटरप्रेट करना होगा, इस लॉ को इंटरप्रेट करना होगा। और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि किसी भी इंसान के लिए हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। तो मैं कहूंगा कि ये जो जजमेंट है ये बहुत ही एक हिस्टोरिक और लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जजमेंट बहुत ही ज्यादा महिलाओं को सशक्त करने के लिए दिया गया है। नहीं साहिल गुप्ता जी, हमने बात की 1985 के शाहबानो केस की, और हम बात कर रहे हैं आज के फैसले की, लेकिन बीच में वो 1986 वाला राजीव गांधी के वक्त का मुस्लिम महिला अधिनियम भी तो आ गया। अब इसी फैसले में, ताजा फैसले में एपेक्स कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाहित और तलाकशुदा है तो मुस्लिम महिला अधिनियम भी उस पर लागू होगा, सीआरपीसी की धारा 125 भी लागू होगी। तो ये दोनों प्रावधान एक साथ कैसे लागू होंगे, ये जरा समझा सकें अगर आप। जी ये देखिए, ये ऑप्शन अवेलेबल है उस महिला के लिए, वो चाहे तो वो सेक्शन 3 में भी जा सकती है, वो चाहे तो सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी जा सकती है। मैं बताना चाहूंगा कि सेक्शन 3 में भी फेयर एंड राइट प्रोविजन का प्रावधान है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ कम या कुछ ज्यादा है। सिमिलरली सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस का प्रावधान है। और जहां तक बात है महिला की, तो ये जो जजमेंट है ये केवल डिवोर्स महिला के लिए नहीं है, ये एक शादीशुदा महिला के लिए भी है, और ये केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं है, ये अक्रॉस ऑल रिलीजन, मतलब कि जो किसी भी समाज से, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हो महिला, उनके लिए ये डिसीजन आया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना तो साहिल गुप्ता जी एक चीज बताइए इसी में, आप ही के जवाब से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि 1985 में जब फैसला आया तो उस वक्त भी सीआरपीसी की धारा 125 का जिक्र हुआ, फिर 1986 में ये मुस्लिम महिला अधिनियम आ जाता है, लेकिन शाहबानों को तो उनके अधिकार से महरूम कर ही दिया गया ना जी। फिर जो 125 धारा है उसके चलते उनको वो अधिकार क्यों नहीं मिल पाए? जी ऐसा मैं नहीं समझता हूं, किसी को यहां पे उसके अधिकार से महरूम नहीं किया गया था, हालांकि उनको एक अलग ऑप्शन दिया गया था, और मैं समझता हूं कि उस समय उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। बट अब जो लॉ का इंटरप्रिटेशन हुआ है इस केस में, उसमें लॉ को एक वाइडर एस्पेक्ट से देखा जा रहा है और इंटरप्रिटेशन काफी वाइड हो गया है। यहाँ पे अब ऑप्शन दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि दोनों विकल्प मौजूद हैं, और जो कानूनी राहत के लिए विकल्प चुना जाएगा उसी के तहत ये मामला आगे बढ़ेगा। रंगरेज साहब, उम्मीद करता हूं कुछ तो स्थिति क्लियर हुई होगी आपको। आपने कहा कि समझ में नहीं आ रहा आपको कि ये मामला कैसे आ गया, मुझे लगता है अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे साथ एक सीनियर लॉयर भी हैं, उन्होंने भी बहुत ही बारीकी से समझाया कि मैटर क्या है और कैसे मुस्लिम महिलाओं को इसमें राहत मिलेगी, और न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं बल्कि तमाम महिलाओं। मैं नहीं, साहिल गुप्ता जी ने बड़े अच्छे से अपनी सारी बात को एक्सप्लेन करा, और मैं भी बार बार यही कह रहा हूँ, जब किसी महिला के साथ में किसी मर्द का जो है अगर कोर्ट केस चलता है और एक फैसला हो जाता है, वो बार बार फिर तो उस व्यक्ति का जो उनका शोहर है फिर तो उनके साथ नाजायज हो रहा है, क्योंकि वो तो फिर मेंटेनेंस तो सारी जिंदगी का, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो शादी होती है और जो हमारे हिंदू धर्म में होती है, सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले,
नहीं, मेरी बात सुनिए, हिंदू धर्म में ना मैं बोल रहा हूँ सातों जन्म का साथ होता है। सुनिए तो उन्होंने शादियां सर उन्होंने शादियां एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सुनिए तो रंगरेज साहब, वो अलग मैटर हो गया। ये शादी की बात नहीं हो रही है, तलाक के बाद भत्ते की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि दो विकल्प हैं। आपने सुना नहीं भाई, दोनों विकल्प मौजूद हैं, दोनों विकल्प मौजूद हैं। अगर कोई महिला इस्लामिक लॉ के हिसाब से रेमेडी चाहती है तो वो उसके हिसाब से जा सकती है, और अगर कोई महिला जो मौजूदा ये कोर्ट की तरफ से आदेश है, जो प्रावधान है, उसकी मदद से जाना चाहती है भत्ते के लिए, तो उससे भी जा सकती है। महिला के पास एक अधिकार दिया है कोर्ट ने, ये उन्होंने कहा। देखिए रवि जी, जब सेटलमेंट हो जाता है किसी भी चीज का, और ये कानून कह रहा है कि सेटलमेंट होने के बावजूद भी जो महिलाएं हैं वो फिर कोर्ट जा सकती हैं, तो फिर तो ये तो नाइंसाफी है फिर मर्द के साथ। तो इसलिए हम ऐसे कानून, ऐसी जो जजमेंट आया उसकी हम मुखालफत कर रहे हैं। इसलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप जो है फिर तो जो पुरुष है उसके साथ नाजायज हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है। तो ऐसे फैसले देने से पहले मैं कह रहा हूं दोनों जजों की राय अलग अलग है। पुरुषों की चिंता हो रही है, दो जजों की राय पुरुषों के साथ गलत हो जाएगा, उसकी चिंता हो रही है इस वक्त। बिल्कुल 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 हो रही है। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्या पुरुष इंसान नहीं है? क्या महिला इंसान है? नहीं बिल्कुल इंसान है, क्यों नहीं इंसान है। लेकिन साहिल गुप्ता जी ने जिस तरह से समझाया, मुझे लग रहा था कि अब आप ये कहेंगे कि ठीक है, फिर तो हमारी पार्टी भी, AIMIM भी मुस्लिम महिलाओं की हक की आवाज बुलंद करेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, आप अभी भी इसका विरोध करेंगे। मैं आता हूं आपके पास। SP नेता ST हसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सामान्य मामलों में फैसले पर सहमति है, किसी महिला के चरित्र में दोष तो गुजारा भत्ता क्यों, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर ST हसन। देखिए, गुजारा भत्ता हम समझते हैं उस महिला के लिए तो जायज़ है जिसको मामूली बात पे तलाक हो गई, या किसी उसके शौहर ने दूसरी औरत के चक्कर में, शादी के चक्कर में उसे तलाक दे दी, वहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से, और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी, और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? क्या वो औरत जो दूसरा निकाह कर ले, क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना पड़ेगा कि तलाक की वजह क्या है, उसके बाद भत्ता तय होना चाहिए। और चलिए आपको सुनाते हैं गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे सियासत हो रही, कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। आइए हम सुनते हैं सुधांशु त्रिवेदी का बयान। जब 1985 शाबानो केस आता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, एक गरीब मुस्लिम महिला को, शायद मुझे ध्यान नहीं है, 120 रुपए या कुछ ऐसे के आसपास का मेंटेनेंस देना था, और उस समय यह लगता है कि यह शरिया के विरुद्ध है, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान से ऊपर शरिया को कर दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऊपर शरिया होता हो। संविधान खतरे में था। यह हमें फिर याद दिलाता है कि संविधान को कितना बड़ा खतरा, जब ये सत्ता में आए हैं, अनेक प्रकार से संविधान को खतरे में डाला है। परंतु आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने निश्चित रूप से वो खतरा जो आज से तकरीबन 40 साल पहले, 39 इयर्स बिफोर एस्टैब्लिश किया था, उसको समाप्त किया है। और दूसरा, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत और मानवीय संवेदना का मार्ग प्रशस्त किया है। और तीसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, इसको मजहबी मामले से अलग हटकर ये महिलाओं को एक समान रूप से सम्मान और अधिकार देने का निर्णय है। मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ। लंबी एक लड़ाई चली, याचिका हुई, सुनवाई हुई, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने महिला को धर्म के आधार पर नहीं देखा कि नहीं तुम हिंदू हो तो मिलेगा, मुस्लिम है तो नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ है कि महिला को महिला की नज़र से देखा गया है, उसके हक और अधिकार जो संविधान में है, कानून में है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है। और मुस्लिम बहनों को भी शादी से अलग होने पर गुजारा भत्ता देने का जो आज फैसला आया, उसका हम स्वागत करते हैं। कट्टरपंथियों की बात करेंगे, लोकतंत्र है, उनको जो कहना है उसका स्वागत है, आप कहिए, हम सुनेंगे। और हमारे साथ बीजेपी से राधिका खेड़ा भी मौजूद हैं। राधिका, अलका लांबा को आपने सुना, कांग्रेस पार्टी के रुख में भी
एक तरह का बदलाव नजर आ रहा है। 1985 से लेकर 2024 में बहुत कुछ बदल गया है क्या? अब कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपने सुना समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन को और कुछ मौलानाओं को, उनको सुनकर यह लगता है कि जब तक मौलाना आकर महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे देंगे तब तक उन्हें गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए। कैसे देखती हैं आप इन दोनों बयानों को? समीर जी, जब मुस्लिम महिलाओं को सम्मान अधिकार मिल रहा है तो इस प्रयास को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ना कि इस तरीके के बयान आने चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो लीडर थे उन्होंने एक बात करी कि शादी के बाद भी उनको भत्ता मिलता जाए। उनको कानून की जीरो नॉलेज है। अफसोस आज ऐसे नेता समाजवादी पार्टी में है, पहले भी थे, जो कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, लड़के हो जाता है। आज ये कहा जा रहा है कि उनको यही नहीं पता कि शादी हो, अगर एक महिला चाहे वो किसी भी धर्म की हो, तलाक होने के बाद अगर उसकी दूसरी शादी हो जाती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलती है। बिल्कुल अज्ञानी है वो, हमारे देश के संविधान के अज्ञानी है, हमारे देश के लॉज के। रही बात जो कांग्रेस पार्टी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अलका लांबा जी इसका वेलकम कर रही है, लेकिन अपने इतिहास में भी तो जाए, लगे हाथ। साथ ही साथ राजीव गांधी जी की सरकार का जो निर्णय था शाहबानो केस के निर्णय को उल्टा करने का, उसके लिए भी माफी मांग लेती और बोलती कि मैं बिल्कुल उसके विरोध हुआ और बहुत गलत किया। आज देश से कांग्रेस पार्टी को खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए कि हमने जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं से उनका सम्मान अधिकार का हक छीना, जिस तरीके से उनको जो संविधान नहीं, वो लेकिन माफी मांग भी लेंगे राधिका, वो माफी मांग भी लेंगे तो क्या होगा? आपकी सरकार है, 10 सालों से ज्यादा हो गए आपकी सरकार है। अगर राजीव गांधी कोई गलत कानून लेकर आए आपके हिसाब से, तो उस कानून को क्यों नहीं बदला जाता? आपकी सरकार में तो बहुत सारे कानून बदले गए। समीर जी, आप कह रहे हैं कि वो माफी मांग भी लेंगे। अरे जो आज डिबेट से ही भाग रहे हैं, कल से जब से ये निर्णय आया है, कांग्रेस पार्टी ने अपना एक भी प्रवक्ता किसी भी टीवी चैनल पे नहीं भेजा है। जो डिबेट से ही भाग रहे हैं, जो डिबेट पे ही नहीं आना चाह रहे हैं, वो कैसे संविधान के और महिलाओं के। ठीक है, लेकिन हमें अभी इंतजार करना चाहिए कि कांग्रेस की तरफ से इस पर आधिकारिक तौर पर क्या, राधिका जी चलिए, हमें इंतजार करना चाहिए कि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। पीयूष हमारे साथ जुड़े। पीयूष, अब इस सब के बाद एक सवाल उठता है कि 1986 का जो कानून है उसका क्या होगा? क्या उसका कोई प्रभाव होगा, उसकी जरूरत होगी, या फिर अगर यही जजमेंट है, यही प्रिवेल करेगा और सीआरपीसी 125 यही प्रिवेल करना है, जैसा कि साहिल साहब भी बता रहे थे कि इसमें जो चुनाव होगा महिला की तरफ से उसी के हिसाब से उसे न्याय मिलेगा, तो फिर उस अधिनियम का, उस कानून का क्या अर्थ है, क्या प्रासंगिकता है? अब देखिए, उस कानून की प्रासंगिकता एक तरह से खत्म हो चुकी है। अब आप ये मान करके चलिए कि अगर मुस्लिम महिला तलाक लेती है और वो सीआरपीसी 125 के तहत एलिमनी का जो प्रोविजन है उसको अवेल करना चाहती है, यानी कि गुजारा भत्ता लेना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वो एप्लीकेशन फाइल करेगी और अदालत से मांग करेगी कि उसे गुजारा भत्ता दिया जाए। और अगर वो ये नहीं करती है, वो पर्सनल लॉ के तहत जाना चाहती है, तो उस तरह से भी वो अपने गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। ये अलग बात है कि पर्सनल लॉ के तहत उसको कितने समय के लिए या कितनी अवधि के लिए गुजारा भत्ता मिलता है, क्योंकि दोनों विकल्प उसके पास मौजूद हैं। तो और किसी भी व्यक्ति के पास दोनों विकल्प जो बात समीर कह रहे थे कि वो कानून के तहत जाए और या फिर कानून से इतर, जो बात समीर कह रहे थे कि सरकार को क्या, या फिर सरकार को क्या फिर उस अप्रासंगिक, जैसा कि आपने कहा कि अब वो अप्रासंगिक होता जा रहा है इस फैसले के बाद, इस अप्रासंगिक कानून को रखने की क्या जरूरत है? देखिए, कभी भी कोई कानून जब उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देता है तो जाहिर सी बात है कि वो कानून अप्रासंगिक हो जाता है और फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वही देश भर में कानून माना जाता है। और रहा सवाल, तो 3 तलाक संबंधी जो कानून आया था, उस कानून में भी सरकार ने भी ये कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चूंकि पहले इस मामले में फैसला दे चुका था, उसके बाद 2019 में जब कानून आया, उसके बाद अब ये फैसला आया, तो इस फैसले में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी तरह से महिला को, जो तलाकशुदा महिला है मुस्लिम, उसको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। उस पर यह दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आप किसी भी तरह से पर्सनल लॉ के तहत ही जाएं। उसके पास ये विकल्प मौजूद है और इस विकल्प के तहत वो अपने हक की मांग कर सकती है तलाक लेने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, जरा बताइए कि एक तो ये बिल्कुल अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि किसी महिला का अगर तलाक होता है और वो अपने भरण पोषण में अगर सक्षम नहीं है, अगर उसकी किसी दूसरे से शादी नहीं हुई है, दूसरी शादी उसने नहीं की है, ये उस पीरियड की बात हो रही है।
अब आप लोग ये क्यों नहीं चाहते, या वो तमाम मौलाना जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं वो ये क्यों नहीं चाहते कि उस पीरियड में भी भरण पोषण की अधिकारी है मुस्लिम महिला? आप तो मुसलमानों के हक की आवाज उठाने की बात करते हैं, तो उसमें मुसलमानों में सिर्फ मुस्लिम पुरुष हैं क्या, मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं? देखिए समीर भाई, बिल्कुल आपकी बात को जो है मैं भी कह रहा हूँ, मगर एक बात तो आप समझिए, अगर कोई जो पुरुष है अगर उसकी हैसियत है कि उसके वो गवर्नमेंट जॉब पे है या उसकी सैलरी है, तो उसमें से तो सरकार और जो हमारी अदालतें हैं उसमें से तय करती हैं, रकम एक तय कर देती हैं और खर्चा उन्हें मिलता भी है। मगर जब महिला भी गरीब होगी और वो व्यक्ति भी गरीब होगा तो फिर वो गरीब आदमी कैसे गुजारा भत्ता दे देगा? ये सारी चीज़ें, इसलिए हम इसका जो है ये जो फैसला है इसका हम जो है कंडेम कर रहे हैं बार बार। तो ये बात है, गरीब आदमी को सारी चीजें जब आप एक बार हमारा फैसला हो गया, उसको 4 लाख रुपए महीने का भत्ता देने की बात थोड़ी की जा रही है भाई। फैज साहब, ये जो मौजूदा कानून है और मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं, उनको भी बहुत कुछ समझने की जरूरत है क्या? बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक समझ से ही परे नजर आ रही है मुझे तो। बिल्कुल इनको बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक थोड़ी सी मैं शुरुआत बात अंग्रेज भाई सुन लीजिए, जो समझदार मुसलमान है उनको ये बात पता होती है। जो कुछ थोड़े बहुत अनपढ़ जाहिल गवार है वो बार बार इस बात को कहते हैं कि शादी जो है 7 जन्म का विवाह है और हमारे लिए इसी जन्म का कॉन्ट्रैक्ट है, बस एक ही जन्म का, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं और पत्नी अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करती है, इस जन्म में आपका जवाब देना पड़ेगा। और मैं सच को कैसे नकार देंगे भाई साहब? बीच में नहीं हाजी साहब, बीच में नहीं। अरे फैज भाई, व्यवहार किया आप कैसे नकार देंगे? बल्कि वहां का भी मामला है, पता नहीं आप कौन सी, मतलब दुनिया का भी मामला है, आखिरत का भी मामला है। इस बात को आप समझ जाइए, बार बार ये मत कहिए कि केवल इसी का कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात ये है, किसी भी फैसले पर ये फैसला आया है सही फैसला है तो समझ जाना चाहिए कि भैया वो कानून के दायरे पे होगा। लोअर कोर्ट भी है, हमारे हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप याचिका लेकर वापस रिव्यू पिटीशन भी डाल सकते हैं, उसमें भी बात। अरे भाई अंग्रेज साहब, एक मिनट प्लीज, अभी कोई कानून थोड़ी बन गया। अंग्रेज साहब प्लीज, पहले कही जाती साहब को अपनी बात रखिए। हसन है, नासमझ व्यक्ति है, पढ़े नहीं है। वही बात, महिला का कैरेक्टर कैसा है तो भैया तुम डिसाइड करोगे क्या? वो तो हर पुरुष ये कह देगा कि इस महिला का चरित्र खराब था, इसका यहाँ वहाँ संबंध था, यानी कि ये सारी बातें हैं। राधिका खेड़ा जी ने जो बात कही है, बार बार ये लोग कहते हैं कि जी बच्चों से गलती हो गई या बलात्कार उचित है, ये अप्रत्यक्ष रूप से बलात्कार आते हैं तो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को यदि गुजारा भत्ता, ये बात सही है फैज साहब, लेकिन दिक्कत ये है कि ये भी तो, ये फैज साहब ये भी तो समझना होगा कि किसी महिला पर कोई आरोप लगा के ही कानूनी राहत नहीं ले सकता, उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये आरोप कोर्ट में स्टैंड करेंगे तभी तो बात होगी। यानी ऑप्शन तो दोनों के पास है, ये सिर्फ महिला की ही बात नहीं है। अगर पुरुष को लगता है तो वो दलील देगा, जैसा कि रंगरेज साहब को लगता है कि पुरुष को कोई अधिकार नहीं है। अदालत तो सबके लिए बराबर है, सबको अपना पक्ष रखने का मौका मिलता ही है वहां पर। और आपको सुनाते हैं कि देवबंदी मुफ्ती असद कासमी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और इस्लाम में भी पहले से ही ऐसी परंपरा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। देखिए, मजहब इस्लाम के अंदर भी यह है कि जब औरत की शादी होती है तो मजहब इस्लाम एक उस औरत के लिए महर मुतय्यन करता है। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उस महर को जब शादी यानी तलाक से पहले दे देते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो तलाक के बाद में देते हैं। और तलाक के बाद में कुरान करीम के अंदर आया है कि तलाकशुदा औरतों को हदिया दिया जाए, उनको तोहफ़ा दिया जाए। आप भत्ता कह रहे हैं, कुरान करीम जो है उसको हदिया कहता है। तो ये मज़हब इस्लाम के अंदर भी दिया जाता है और देते हैं, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट का फैसला आया है, हम उसका जो है सम्मान करते हैं। मज़हब इस्लाम के अंदर भी है कि दिया जाए और दिया जाता है। और साहिल गुप्ता जी, अब सवाल मैं उसी कंसर्न को लेकर आपसे करना चाहूंगा। इस पूरे मामले में जो बात पुरुषों के अधिकार की कही जा रही है, इस कानून के, इस फैसले के दुरुपयोग की बात कही जा रही है, उसको लेकर क्या स्थिति है? क्या आप देख पा रहे हैं कानून में इस फैसले के संदर्भ में?
जी, कानून के दुरुपयोग की बात आप जो कर रहे हैं, पहले हमको समझना पड़ेगा कि किस तरीके के समाज में हम रहते हैं। हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पे आज भी हमको ये मानना पड़ेगा, माना कि ये एक बहुत ही कटु सच्चाई है, लेकिन आज भी महिलाएं हमारे समाज में थोड़ी सी कम आकी जाती हैं। हालांकि वो काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, फिर भी वो थोड़ा सा पीछे हैं अभी। उनको आगे लाने के लिए ऐसे जजमेंट्स का आना बहुत ज़रूरी है। जी, मैं फिर से यही कहूँगा कि ये जजमेंट एक वुमेन एम्पावरमेंट का जजमेंट है, जहाँ पे एक महिला अपने घर पे काम करती है, हमेशा अपने पति के लिए डिवोटेड रहती है, अपने बच्चों के लिए डिवोटेड रहती है और खर्चे के लिए थोड़ा थोड़ा सा अपने लिए बचाती है। वहाँ पे यदि उसका तलाक हो जाए या तलाक ना भी हो, यदि वो शादीशुदा जीवन में ही रह रही है और उसको कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो कहां से करेगी? ये प्रावधान कैसे आएंगे? बिल्कुल सही बात है। हाजी साहब, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, अभी देवबंदी मुफ्ती को भी आपने सुन लिया, वो भी कह रहे हैं कि इस्लाम में तो इस तरह का प्रावधान रहा ही है, मेहर की रकम का प्रावधान इसीलिए किया गया था, लेकिन आज की तारीख में कोई हिसाब किताब नहीं रह गया है। मेहर की रकम अगर किसी ने 2500 रुपए भी तय कर दी तो फिर तो भरण पोषण के लिए वही दिया जाएगा, उससे ज्यादा की रकम दी नहीं जा सकती। मतलब उसका भी तो मजाक ही बन रहा है ना। कौन खत्म करेगा इसे? देखिए समीर भाई, जिसकी जैसी हैसियत होती है वो उसी तरीके से जो है मेहर की रकम अदा होती है, और रकम अदा होने के बावजूद भी फिर बीच में नहीं, हमारे समाज के लोग, जब हम सब लोग बैठते हैं, हम रोजाना फैसले भी करते हैं, बाकायदा हम फैसले के बाद भी मोटी एक रकम उस महिला को दी जाती है कि उनका गुजारा भरता बढ़िया से चल सके, वो आगे अपने फ्यूचर को बना सके। ये गलत कहना कि मुसलमानों में पैसे नहीं दिए जाता। लेकिन वही बात है रंगरेज साहब की, आप थोड़ी तय करेंगे, मुफ्ती मौलाना थोड़ी तय करेंगे कि भरण पोषण की रकम कितनी होगी, ये तो अदालतें ही तय करेंगी। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी महिला हो, ये धारा 125 सीआरपीसी की अधिकार देती है हर महिला को, भरण पोषण का अधिकार है उसके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।